दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सीटेट हमारा नेक्स्ट होने वाला है दिसंबर में मोस्टली वो होगा, उसकी हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें उसमें पढ़ाई करना है, क्या चेंजेस हो सकते हैं और कैसे अपने आप को अडॉप्ट करना है। दोस्तों मैं देखता हूं कि YouTube पर आप देखते हैं लगातार अनवरत हमारी क्लासेस चलते रहती है, एमसीक्यूज की, पीवाईक्यूज की, कंसेप्ट की। तो उन सब चीजों के साथ ये भी जरूरी है कि आप सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल सीटेट को समझें, उसके प्रश्नों को समझें, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने 50,000 क्वेश्चन कर लिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अब आप गूगल में या चैट जीपीटी में मारोगे तो आपको जितना चाहो उतना ले लोगे। इंपॉर्टेंट ये है कि हम उस प्रॉपर स्ट्रैटेजी को समझें जिससे हम चीजों को कर लें, और हमेशा हम ऐसे यूनिक प्रकार के सेशंस आपके बीच में लाते भी रहते हैं। दोस्तों आगे जो है आपको दिन के 3 बजे डेली सीटेट को और भी सीडीपी का जो पोर्शन है उसको एमसीक्यूज विद थ्योरी को कंसेप्ट वाइज हम लेकर चलेंगे, वो आपके लिए और इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आज एक आप अपनी स्ट्रैटेजी, एक अपनी प्लान तैयार कर लीजिए पूरे सीटेट के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए। तो दोस्तों आप पहली बात तो सिलेबस में मैं आपको बता देता हूं, जो भी सीटेट का सिलेबस रिटन में, ध्यान से समझिएगा, रिटन मतलब जो आपको दिखता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। जैसे आप के अगर सिलेबस ना हो तो आप सीडीपी बाय दीपक से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के वहां से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपका यहां पर सिलेबस है डिट्टो रिटन में सेम रहेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज हो गया, सीडीपी के बाद लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 तो सेम ही होता है। फिर मैथमेटिक्स हो गया, पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं ठीक वैसे ही पेपर 2 में भी होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज। अब पेपर 2 में भी जाइएगा तो पेपर 2 और पेपर 1 का जो कॉमन पेपर है सीडीपी हिंदी इंग्लिश वो भी एग्जैक्टली सेम है, या संस्कृत लैंग्वेज जो भी बोलिए। उसके बाद आपका मैथ एंड साइंस और एसएसटी डिट्टो सेम, मतलब जो आपको पिछली बार था ठीक उसी प्रकार से इस बार भी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाइफर्केशन है वो भी ठीक एकदम वैसा ही है कि अब मान लीजिए एसएसटी की बात करते हैं तो 60 नंबर में 40 क्वेश्चन कंटेंट के रहते हैं, 20 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के रहते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं मैथ एंड साइंस में 30 में से 20-10 का रेशियो है, मैथ में भी 20-10 का रेशियो है। बाकी पेडागोजी आपको पता ही है, लैंग्वेज में आपको 15-15 का रहता है, 15 के पेसेस पोएट्री और 15 के पेडागोजी, ये पूरा पूरी रहता है। तो सिलेबस में कहीं पर भी कोई भी जो है डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस आखिर कहां पर है और क्या चेंजेज होना होगा और हमें उसके लिए कैसे पढ़ना है, एक एक करके देखेंगे। डिफरेंस यहां पर है दोस्तों कि अब मान लीजिए एक टॉपिक है, बीते दिनों मैंने एक आपको क्लास कराया था जिसमें एक में तो सीडीपी का सारांश कराया था और एक में ना मैंने आपको सीडीपी की स्ट्रैटेजी बताई थी प्रीवियस ईयर का विश्लेषण करके। तो अभी क्या है देखिए, मान लीजिए कि एक टॉपिक है, मान लीजिए सीडीपी में पढ़ाता हूं तो सीडीपी में मैं अच्छे से बता पाऊंगा। तो मान लीजिए सीडीपी का ही कोई एक टॉपिक है, मान लीजिए इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस में क्या होता है कि या तो वो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं जो इंटेलिजेंस के बेसिक होती है, या एक गार्डनर की थ्योरी उस पर पूछते हैं। तो पहले तो हमें ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। अपने शिक्षकों के साथ मिलकर आप इन चीजों को पहले समझिए और आपके शिक्षक भी आपको ये चीज बताएं। दूसरी बात कि इसमें क्वेश्चन का लेवल 3 होता है हमेशा, आप जानते हैं, एक लो, एक मीडियम, एक हाई। तो अगर सिंपल क्वेश्चन पूछना है तो वो सिंपल पूछ देगा, लो। तो टोटल जो है रेशियो वो 5 क्वेश्चन नॉर्मल रहेगा, 5 क्वेश्चन बहुत हैवी रहेगा, और बाकी के जो सभी सब्जेक्ट में मैं बोल रहा हूं, और बाकी के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो मीडिएटर लेवल के होंगे। तो पूरे सब्जेक्ट में आपको 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो एकदम आपको लगेगा कि अरे यार ये हैं, लेकिन वो भी आपसे बनेंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो सीटेट नॉर्मली कहता है वो किस प्रकार से कहता है उसको ध्यान से देखिए। इनका क्या कहना है सीटेट का कि हम आपका जो नॉलेज चेक करते हैं उसमें हम आपका एनालिटिकल स्किल, समझिएगा बात, रीजनिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये सब चीज हम चेक करते हैं। इसमें और भी सारी चीजें वो बोलते हैं, और इसी में आपको और बेटर परिवर्तन हो सकता है आपके अगले एग्जाम में। अब ये चीज है क्या, जब ये पहली बार आया था मुझे याद है तो किसी ने बोला था कि रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं। अब जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक है,
सपोज दैट कि एक टॉपिक है आपका इवेल्युएशन। अब उस इवेल्युएशन से क्वेश्चन आएगा तो रीजनिंग स्किल्स में क्या होगा, आपको एक सिनारियो दे दिया जाएगा। इन सबको ओवरऑल मिला के मैं बोल रहा हूं, एक सिनारियो दे दिया गया कि एक बालक है, वो इस प्रकार के सिचुएशन में है ना, जिसको आप कहते हैं ना कि आपको रियल जो है सिनारियो दे दिया, या आप रियल एक्सपीरियंस कर रहे हैं या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो इस तरह का आपको एक आइडिया दे दिया कि भैया इस तरह से आपका एनालिटिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हम चेक करेंगे। तो आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड, एक सिचुएशन बेस्ड कहानी दे दिया कि राहुल एक विद्यार्थी है और उसके विद्यालय में मान लीजिए एक फलाना कोई सुमित एक टीचर है, और वो बच्चा जो है वो बच्चे को देख रहा है कि बच्चा पढ़ाने के बाद भी आगे नहीं बढ़ रहा है, तब उसको कैसे वो चेक करेगा। तो ये सीधा वो नहीं पूछा कि आप कैसे रचनात्मक मूल्यांकन करोगे या निदानात्मक करोगे, उसको वो कहानी बना के पूछ दिया। आप समझिएगा, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है, आप किसी भी टॉपिक पर ये एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आपकी रीजनिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। एनालिटिकल स्किल भी इसी में ही आती है, जब आप उसमें कुछ इन डेप्थ अपना विश्लेषण करना आपको होता है, मतलब आपको खुद सोचना होता है। देखिए, दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन है जो थ्योरी कहता है, एक क्वेश्चन होता है जो उस थ्योरी के बेसिस पर आप कहते हैं। ठीक है, आपने अगर अपने बीएड का भी एग्जाम दिया होगा, डीएलएड का, या और भी कहीं पर जो लॉन्ग एग्जाम दिया होगा, वहां पर भी आपने दो तरह के क्वेश्चन देखे होंगे। एक तो सिंपल बात कि भाई फलाना कंसेप्ट क्या है, मान लीजिए सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है, तो ये एक आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। लेकिन थ्योरी में आपका क्या है, अब उसी में पूछ देगा कि सतत व्यापक मूल्यांकन के मतलब आप उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, या आपके लिए उसमें क्या अच्छी बुरी चीजें हैं, या आपको कैसे वो दिखता है। तो यहां पर क्या है, आप थ्योरी को पहले समझो, फिर उस पर अपना नजरिया लगाओ, फिर उसको उस वे में डिफाइन करो कि आपके परिप्रेक्ष्य में वो चीज किस हद तक सही है, या कहां पे लगाना चाहिए, या कोई एक उदाहरण दीजिए जहां पर आप लगा सकते हैं या आपने लगाया हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उन चीजों को यहां पर ये थ्योरी में तो नहीं पूछ रहा है, एमसीक्यूज में पूछ रहा है, तो एमसीक्यूज को ही वैसे ही घुमा देता है वो। तो इन चीजों को पर हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, तब जाके हमारा ये प्रॉपर क्लियर हो पाएगा। अब ये हम करेंगे कैसे? अब देखिए, आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, कई विद्यार्थी को भी, कि भैया पीवाईक्यू कर लो काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, वैसे ही आप में से कोई भी स्टूडेंट एक दूसरे के बराबर नहीं। किसको क्या करने से हो जाएगा, किसको क्या करने से नहीं होगा, ये बात आप सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। अगर आप मेरे पास भी आइए, सर हमारा काउंसलिंग कर दीजिए, हमें बता दीजिए, तो भी मैं जो आपको बताऊंगा आप खुद उससे बेटर जानोगे। ये चीज आप अपने जीवन में कभी भी देख लीजिएगा कि जब आप एक समझदार 18 वर्ष से ऊपर इंसान हो गए हैं, तो आपको आपके बारे में पता होता है। तो क्या सिर्फ पीवाईक्यूज से हो जाएगा? या कोई बच्चा अगर कहता है कि भैया मैंने तो 1 महीना या 2 महीना में सिर्फ पीवाईक्यूज करके कर लिया, तो उसके साथ वो पीवाईक्यूज ही सिर्फ नहीं है, अगर सच में वो वही करके किया है, उसके साथ उसके जीवन के, उसके पहले के जो भी उनके 20-25 वर्ष हैं, उस 25 वर्ष में जितना कंसेप्ट है वो, और उसके साथ वो पीवाईक्यू। तो ये जो चीज है, ये सब व्यक्ति का अलग अलग होता है ना, कि आप किस पिलर पे खड़े हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या आपका डेप्थ है, क्या आपका बेस है, उस पे होता है कि आप सिर्फ पीवाईक्यू करके कर लें, या आप बिना पढ़ के कर लें, या आप 6 महीने की स्टडी करें। लेकिन एक आइडियल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे किसी भी चीज को पढ़ा जाता है, और कैसे आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे, अगर आप मेरी बात मानोगे। अगले 5-7 मिनट अगर आप ध्यान से सुनोगे तो 2-3 चीजें आती हैं। आजकल YouTube पर आप देखते हो क्वेश्चन के बड़े होर होते हैं, मास्टर जी भी एकदम ये क्वेश्चन कर लो 50 मिनट में 50 क्वेश्चन, इतने ये कर लो काफी है, इतना कर लो, चलते रहता है। ये सब चीज अच्छी बात है, उस माने सब लोग उत्साही रहते हैं। लेकिन ना, ये वो चीज है, ठीक है, जब आप खाना बना लेते हो और उसके बाद टेबल पे एक बॉल में लेकर आते हो, वाओ पनीर बटर मसाला, ये वो चीज है। अरे हाँ, पनीर बटर मसाला ये है, ये है, हाँ इसमें ये है, यही है। लेकिन जब आप किचन में जाओगे, जब आप उसके मतलब जहां पे खाना बन रहा है उस जगह पे जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि वो जो एक कटोरी में पनीर बटर मसाला निकल कर आया है, वो उसके लिए कितनी 50 चीजें यहां पे फैली हुई हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि नॉलेज का जो इंप्लीमेंटेशन है वो पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज है, लेकिन
वहां तक पहुंचने के लिए ये जो जीरा धनिया मरीच करना पड़ता है, वो चीज हमारा कंसेप्ट है। और आप खुद सोचिए कि उसके बिना डायरेक्ट हम वहां पर चले गए तो हम ओवरऑल ओवरव्यू ही बता पाएंगे ना, हम उसके जड़ तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं। और कंसेप्ट में सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि आपको वो चीज पता है, ये इंपॉर्टेंट है, और यही कंसेप्ट। और कंसेप्ट जब हमारा क्लियर हो गया, तब उसके बाद हमारा, चाहे आप एमसीक्यूज बोलिए क्वेश्चन या पीवाईक्यूज बोलिए। कंसेप्ट इसलिए क्योंकि उस चीज को बिना जाने आप काम नहीं कर सकते हैं। एमसीक्यूज इसलिए क्योंकि एमसीक्यूज में आप देखते हैं कि आखिरकार ये पूछता कैसे है, और उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, इसकी प्रैक्टिस यहां से होती है। और ये जो पीवाईक्यूज है, ये आपको बताता है कि कैसा दुनिया चल रहा है। अब ये मान लीजिए आप गाड़ी सीखना चाहते हैं, तो पहले आप जानोगे ना, कि सीधे देखोगे कि भाई वो फलाना गाड़ी चला रहा है, वैसे ही चलाने लगे नहीं। पहले आप सीखोगे कि भैया गियर क्या है, क्लच क्या है, ये है, तो वो हो गया आपका कंसेप्ट। उसके बाद जब हम एमसीक्यूज बोलते हैं, तो एमसीक्यूज हो गई उस गाड़ी चलाने के कंसेप्ट की प्रैक्टिस। अब पीवाईक्यूज क्या है, कि भैया लोग कैसा गाड़ी चला रहे हैं, एक्सपर्ट कैसे गाड़ी चला रहे हैं, या कैसा गाड़ी चलाने का ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से जो है हम गाड़ी चलाएंगे, और उस हिसाब से जो है हम उसको उस लेवल पर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ये जो कंसेप्ट, ध्यान से इस चीजों को देखिए, कंसेप्ट, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज, ये तीनों चीजों को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि अल्टीमेटली हम लोग कैसे उसको बहुत अच्छे से अपने नजरिए में ढाल सकते हैं, और कैसे इस तीनों चीजों को कंसेप्ट से शुरू करके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाके हम उसको जो है पीवाईक्यूज में एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और अल्टीमेटली ये तीनों का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आप किसी को छांट नहीं सकते। अब आप बहुत एक्सपर्ट है यही कर लीजिए, बहुत एक्सपर्ट है बस एमसीक्यू पीवाईक्यूज कर लीजिए, बहुत एक्सपर्ट है सिर्फ कंसेप्ट कर लीजिए, लेकिन मैं आपको रियल तरीका बता रहा हूं जो किसी भी बच्चे के लिए जरूरी है, किसी भी स्टूडेंट के लिए जरूरी है। कोई भी स्टूडेंट जो है किस हिसाब से चीजों को करता है। ठीक है, अब देखिए, अब इन चीजों को करने का हमारा क्या तरीका होगा, रेगुलर रूटीन क्या होगा, डेली रूटीन क्या होगा। डेली रूटीन में मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह रहता स्टूडेंट, तो अभी मैं आपके अपने रूटीन पर आ रहा हूं, बाकी आपको जहां पे भी टीचर की मदद है, जैसे भी मदद है वो हम लेंगे। डेली रूटीन में क्या होगा कि सबसे पहले यहां पर हम ये देखेंगे कि जो कार्य हम कर रहे हैं, मान लीजिए कि मेरा एक टॉपिक है, सिलेबस है, तो जो सिलेबस है यहां पर, जो मैं आपको सिलेबस यहां पे दिखा भी रहा हूं, इस सिलेबस को हम सामने रखेंगे। ठीक है, और शुरुआत से जो पढ़ रहे हैं, देखिए लास्ट मिनट पे जो पढ़ेंगे उनका अलग रूटीन होगा, जो एक ही महीना में पढ़ेंगे, क्योंकि उनको कैसे भी कॉम्प्रोमाइज करना है। आपको ये सिलेबस या तो प्रिंट आउट कर लेना है, या तो लिख के रख लेना है। मैं तो कहूंगा लिखिए, उसमें कम से कम ये सारे वर्ड को आप एक बार नोट करिएगा। आजकल ये लोग मेहनत कम करना चाहते हैं, लेकिन आप पूरे सिलेबस को लिखिए, क्योंकि ये भी आपकी पढ़ाई का ही पार्ट है। एटलीस्ट वो वर्ड का आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगा। अब उसके बाद ये सिलेबस आपको लिखा हुआ है, अब आपको मेक श्योर करना है, चाहे आप टीचर से थ्योरी पढ़ें या खुद से पढ़ें या बुक से पढ़ें। मैं, आप ये मत सोचिएगा मैं बोल रहा हूं मेडिस पढ़ो, किसी से पढ़ो, आपको एक एक टॉपिक जो है आपको यहां पर कंसेप्ट को क्लियर करना है। आपको टॉपिक वाइज जो है आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है। हम लोग समझ गए? पहले आपको टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लियर करना है, फिर आपको टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, जो बेस्ट तरीका होता है मैं आपको बता रहा हूं। आप हमारे पीडब्ल्यू के किसी भी बैच में जाओगे तो आप ये चीज देखोगे, टॉपिक वाइज आपको कंसेप्ट चलना है, और आप जहां से भी पढ़ो, मैं आपको बस तरीका बता रहा हूं, क्योंकि आप टॉपिक वाइज कंसेप्ट आप बुक से भी पढ़ना चाहोगे, जैसे आप पढ़ो, टॉपिक वाइज कंसेप्ट है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको बनाने हैं। अब ये क्या हुआ, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ये आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गई। इसके बाद आपको उस टॉपिक के, अगर संभव हो इस टॉपिक के आपको प्रीवियस ईयर देख लेना है कि इस टॉपिक का जो है क्या क्या क्वेश्चन है जो पूछा गया है इसी टॉपिक का, बस। ठीक है, अब ये काम जब आप कर लिया, इसको मैं कहता हूं स्टेप 1। ये सब स्टेप 1 में है।
कि एक मान लीजिए मेरा टॉपिक है हेरिडिटी एनवायरनमेंट, मैंने हेरिडिटी एनवायरनमेंट पढ़ा, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए और उस पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो भी कर लिया। तो ये मेरा अब ये टॉपिक क्लियर हो गया, आज ये टॉपिक पढ़ा। उसके बाद अब मैं जो स्टेप 2 होगा मेरा, उस स्टेप 2 में मैं मान लीजिए कि पूरे वीक में मान लीजिए मैं 4 टॉपिक पढ़ा, ठीक है। तो उस पूरे 4 टॉपिक को मैं एक बार में रिवाइज कर लूंगा, संडे को या सैटरडे को जब भी मुझे टाइम मिले उससे मैं रिवाइज कर लूंगा। अब जिस दिन मैं रिवाइज कर लूंगा उस दिन आके मैं जो है यहां पर मान लीजिए कि मैंने आज से यहां से शुरू किया और तो आज अब मैं क्या करूंगा, रिवाइज कर लिया तो जो मेरा वो वाला लिखा हुआ है मैंने या प्रिंट आउट किया है उसमें इसको मैं टिक मार दूंगा। मान लीजिए ये चारों टॉपिक मेरा हो गया तो इसको मैं टिक मार दूंगा। अब आप किसी टॉप टीचर से ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप देखिए और टिक मारिए कि मैं टीचर ने ये पढ़ा दिया है और आपने पढ़ लिया है। और ये जो हमने पढ़ा है ये सब चीजें, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है ये सब चीजें मेरे पास जो है, मेरे पास क्या है, इसका प्रूफ क्या है, मेरे पास इन सब को मिला के एक सारांशित नोट्स है जो मेरा है, यानी कि मतलब आपका है। उसमें आप जो टॉपिक वाइज कंसेप्ट किए हैं उसका निचोड़ होगा, पूरा नहीं लिखना है कहानी राम कहानी, निचोड़ है। क्वेश्चन करते समय कुछ समझ में आया वो है, ये नोट्स है, सब कुछ है। मतलब यही आपकी जान है, इसी के अंदर सब कुछ है। जो भी करते जा रहे हैं, कभी किसी से डिस्कस किया, कुछ एक नया पॉइंट मिला, अरे मेटाकॉग्निशन पे भी आता है, लिख दिया मेटाकॉग्निशन क्या होता है, अपने ज्ञान का विश्लेषण करना, ऐसे करके। तो ये आपकी जान है, ये आपके साथ हमेशा रहेगा। एक मुंशी की डायरी होती है, वही हुई है आपकी कि आप जो भी चीज करते जा रहे हैं वो चलते जा रहा है। रिवाइज करते समय कुछ नया मिल गया वहां पे लिख दिया, ठीक है। अब उसको हमने टिक मार दिया कि भैया ये 4 टॉपिक हमने पढ़ लिया। और एक महीना में आपका, जैसे मान लीजिए अभी आपका कौन सा समय चल रहा है, अभी आपका चल रहा है अगस्त, मान लीजिए अगस्त लगभग 18-19 तारीख हो गया। अब जो है यहां पर आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना मान लीजिए, तो अगला 15 दिन, महीना दिन में आपका तकरीबन 20% सिलेबस तो कवर हो जाएगा सारे सब्जेक्ट में, या 10% हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए कि आपको अगर संभव हो, है ना, पॉइंट नंबर 3, उसके बाद अगर आपको संभव हो या मिले, या संभव हो क्या, करना तो है ही, आप उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, मतलब कि 150 क्वेश्चन का पूरा सेट लगाइए। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं है। जितना पढ़ा है उसमें से गलती नहीं होना चाहिए। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, बेटा जो नहीं पढ़ा है एग्जाम में गलत करके आया कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ा है वो गलती नहीं होना चाहिए। तो 150 में से अगर आपका 40 क्वेश्चन ही पढ़ा हुआ है तो वो गलती नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं बनाने के लिए, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन, उसमें से भी आपका सारा गलत नहीं होगा। क्योंकि मेरे दोस्त, अभी मैंने कहा था कि आप अपने पूरे जीवन का सारांश इसमें बना रहे हैं। कोई जो बोलता है बस हम पीवाईक्यूज करके कर ले रहे हैं, तो अपने जीवन के 25-30 वर्ष में जितनी चीज देखा है उसके आधार पर क्वेश्चन बना रहे हैं। ये पेडागोजी है, ये पूरा सीटेट है। तो वो इसमें से भी आपको 25-30-40 क्वेश्चन बनेंगे, और उसमें आप उसके एक्सप्लेनेशन को भी देखिए, चाहे आप पीडब्ल्यू पे कर रहे हैं या कहीं पे भी कर रहे हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को भी देखिए। और वो जो एक्सप्लेनेशन आप देखोगे वो पूरा डेडिकेटेड होगा आपके लिए कि अब आपको कुछ और कंसेप्ट पता चल गया जो हो सकता है आपकी थ्योरी में ना हो। अगर वो थ्योरी आप पढ़ लिए हैं तो उसको नोट कर लीजिए, या नहीं अभी थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो कहीं पर साइड में लिख कर रख लीजिए, या जब वो पढ़िएगा तब उसको नोट कर लीजिएगा। समझ गए? तो इस तरह से आपको एक ऑर्डर राउंड फिगर मिलते जाएगा, क्योंकि जब आप जो चीज नहीं जानते उस पर भी दिमाग पे जोर तो लगाते ही हैं, तो उस ढंग से आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये पूरी जो प्रोसेस है हमारा, हमको कंसेप्ट पढ़ना है, फिर एमसीक्यूज करना है उस टॉपिक के, फिर हमें पीवाईक्यूज करने हैं उस टॉपिक के, फिर ओवरऑल हम लोग ओवरऑल पीवाईक्यूज भी करेंगे, ओवरऑल मॉक टेस्ट भी देंगे। इन सब चीजों की हम प्रक्रिया को चलाते रहेंगे। अब और देखिए, सभी विषय के पढ़ने का तरीका एक जैसा नहीं होता है, और सभी लोगों का सब चीज भी अच्छा नहीं होता है। इंपॉर्टेंट मतलब सबको, किसी को इसमें दिक्कत है, किसी को इसमें दिक्कत है। तो जिस विषय को जैसे पढ़ना, पेडागोजी को जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए। मैथमेटिक्स में ज्यादा आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस होते हैं, उसको करिए। इन सब चीजों को आप करिए, जैसा सब विषय वैसा करिए। और हर विषय में आपकी अपनी तरीके अलग हो सकते हैं, या आपकी अपनी डेप्थ अलग हो सकती है। तो आप दो तरीके से सोचिए, एक तो जो विषय मेरा अच्छा है उसमें और अच्छा कर लें, और जो विषय खराब है उसको भी थोड़ा ठीक कर लें। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे मान लीजिए बहुत लोग का मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन नहीं हो पाता है, तो आप बाकी चीजों को अच्छा करके 90 नंबर ही लाना है ना।
तो बाकी चीजों को अच्छा कर लेंगे तो हमारा काम तो निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई हमको नहीं पूछ रहा है कि किसमें कितना नंबर है, कोई सेक्शन वाइज कटअप तो है नहीं। तो इसलिए यहां पर आपका जो है सभी विषय को आप महत्व दीजिए, जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत है उसको ज्यादा महत्व दीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है, जिसमें जैसे कई बार कोई एक बार एग्जाम दे दिया, एक विषय में बहुत अच्छा नंबर आया, तो अगली बार में पढ़ता ही नहीं है, फेल अगर मान लीजिए कर गया है तो अगली बार में पढ़ता ही नहीं, बोला अरे वो तो हमको पता है, अब बाद में वही विषय खराब कर देता है। तो जो अच्छा है उसको और अच्छा करिए, क्योंकि वो आपको एग्जाम में साथ देगा। क्योंकि जो खराब है आपका वो साथ देगा कि नहीं देगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन उसको भी आप मेहनत करके जितना हो सके ले सकिए। तो ये प्रोसेस अगर आप अपनाइएगा अपनी स्ट्रैटेजी में तो आप जरूर सफल होगे। अब आपको जहां से पढ़ना, पीडब्ल्यू के ऐप में पढ़िए, है ना, या आप कोई और ऐप से पढ़िए या अपने बुक से पढ़िए, लेकिन उसका तरीका करिए। अब याद करिए जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे ना, स्कूल में 5वें क्लास में या 6ठे क्लास में जब आप पढ़ते थे तो ऐसे ही पढ़ते थे, या आपने कोई क्वेश्चन देखा उसको मतलब पहले कंसेप्ट किया, फिर उस पर चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाए, फिर उस पर काम किया। तो ये आपका तरीका अच्छा होगा, तब आप आगे बढ़ पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये पर्टिकुलर चीज आज आप लोग को मैंने बताने की कोशिश की। और आप लोग सिलेबस हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि इससे आपको यह भी पता चलेगा कि मास्टर जी ने अगर कुछ नहीं पढ़ाया है तो, क्योंकि जब आप मान लीजिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए कि आपने इसमें टिक नहीं लगाया, किसी एक चीज में टिक नहीं लगा हुआ है, मान लीजिए इसमें टिक नहीं लगा है, तो आप क्या कहोगे, ये सर ने नहीं पढ़ाया क्या? या तो ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ा दिया, वो उसका नाम कुछ अलग हो या कुछ आप ना समझ पाए हो, या नहीं पढ़ाया है तो आप चेक कर लो, या कुछ चीज पर खुद से भी दिमाग लगाना है। लेकिन मेरा काम होना चाहिए, आप समझ रहे हैं ना। अगर हमको 10 काम है तो फलाना कर दे, वो कर दे, वो कर दे, वो कर दे, या मैं खुद करूं, करना तो हमको काम है, ये चीज सर्वोपरि है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए सेशन लाभदायक रहा होगा। कल से आप लोगों को डेडिकेटेड होके जो है और कंसेप्चुअल वाइज चीजें चलेंगी यूट्यूब पे भी, जो लोग सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, बाकी जो लोग ऐप पर हैं उन लोगों के लिए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और कभी भी कुछ हो अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में रहिए। और सीडीपी बाय दीपक सर टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर भी हम लगातार आपको जो है कुछ ना कुछ सजेशंस और कुछ ना कुछ नोट्स वगैरह देते ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।